नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वह भी एक बेहद ही कॉमन टॉपिक है, स्पेशली सर्दियों में ज़्यादा देखा जाता है। टॉपिक का नाम है बेल्स पॉल्सी, जिसको हम हिंदी में चेहरे का लकवा भी बोलते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ऑन पब्लिक डिमांड बनाया गया है। सर्दियों में बहुत कॉमनली ये कंडीशन देखा जाता है। अभी मेरे क्लिनिक में भी 5 से 6 पेशेंट इस प्रॉब्लम से पीड़ित हैं। एक स्कॉटिश सर्जन थे जिनका नाम सर चार्ल्स बेल्स था। उनके नाम पर ही ये कंडीशन रखी गई है। जैसे ही चेहरे का लकवा होता है, लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उनको लगता है कहीं ये जो फेस पर है वो पूरे बॉडी में फैल ना जाए, चलने में, फिरने में, उठने बैठने में दिक्कत ना हो जाए। बहुत जल्दी लोग घबरा जाते हैं। तो मैं वही आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए आज मैंने बेल्स के ऊपर ये वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने बेल्स पॉल्सी क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या उसके लक्षण हैं, क्या उसका कॉज है, क्यों होता है, उसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या एक्सरसाइजेस आप करते हैं, क्या चीज़ें आप एज अ प्रिकॉशन क्या चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने अपने वीडियो में डिस्कस करी है। दोस्तों, बेल्स पॉल्सी को बहुत सारे, अगर आप न्यूरोलॉजिस्ट के क्लिनिक में जाएंगे तो आपके फाइल पे लिखा होता है लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल पॉल्सी। वो भी उसी बेल्स पॉल्सी का ही नाम है। जनरली जो बेल्स पॉल्सी है वो 15 टू 60 ईयर्स में बहुत कॉमनली देखा जाता है। बेल्स पॉल्सी के केस में दोस्तों मेल और फीमेल्स दोनों इक्वली अफेक्टेड होते हैं। जैसे कि अभी आपके दिमाग में आया होगा कि अभी मैंने बोला LMN मतलब लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, तो कुछ और भी होता होगा जिसको हम UMN बोलते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। तो आइए जानते हैं, थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में क्या डिफरेंस है। सिर्फ मैंने 5 बेसिक डिफरेंसेस बताए हैं दोस्तों मेरी वीडियो में। पहला जो डिफरेंस है अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन में, पहला जो डिफरेंस है साइट के ऊपर होता है। साइट मतलब ये किस पार्ट को अफेक्ट करता है। अपर मोटर न्यूरॉन की अगर बात करें तो वो सेरिब्रम, जो हमारा ब्रेन होता है, उसको अफेक्ट करता है, या सेरिबेलम को अफेक्ट करता है, या ब्रेन स्टेम को अफेक्ट करता है, या स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है। वहीं अगर लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन की बात करें तो वो पेरिफेरल नर्व्स को अफेक्ट करता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है। जो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है उसमें अगर आप देखेंगे तो जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं वो स्पास्टिक हो जाते हैं। स्पास्टिक मतलब बहुत टाइट हो जाते हैं। वहीं अगर लोअर मोटर न्यूरॉन की बात करें तो उसमें टिश्यूज़ हमारे या मसल्स हमारे बहुत लूज़ पड़ जाते हैं, जिसको हाइपोटोनिया बोला जाता है। तीसरा जो है रिफ्लेक्सेस की बात करें तो जो हम रिफ्लेक्स चेक करते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की बात करें तो उसमें आपके रिफ्लेक्सेस एग्जैजरेटेड रहते हैं, जिसको हम हाइपर रिफ्लेक्सिया भी बोलते हैं। और वहीं अगर लोअर मोटर न्यूरॉन की बात करें तो उसमें जो रिफ्लेक्सेस हैं वो डिमिनिश्ड रहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हाइपो रहते हैं, बहुत कम रिफ्लेक्स आपको देखने मिलता है। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में जनरली क्वाड्रिप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, डायप्लेजिया, पैराप्लेजिया, ये सब ज़्यादा कॉमनली देखने मिलता है। वहीं अगर लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन की बात करें तो उसमें प्रॉक्सिमल मायोपैथी, डिस्टल न्यूरोपैथी, ये सब चीज़ें देखने मिलती है। ये सब मैं ज़्यादा डिटेल में ये सब टर्म्स में नहीं जाऊँगा, ये कॉमन डिफरेंसेस है। चलिए थोड़ा फेशियल नर्व के बारे में समझते हैं। दोस्तों, हमारे ब्रेन में 12 नर्व होती हैं एक साइड और 12 एक साइड, जिसको क्रेनियल नर्व्स बोला जाता है। वो क्रेनियल नर्व भी काफ़ी अलग अलग फंक्शन होता है दोस्तों। उसमें जो 12 जो क्रेनियल नर्व्स है, हर एक क्रेनियल नर्व का अलग अलग फंक्शन है। कोई क्रेनियल नर्व अगर आप देखेंगे सिर्फ सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई क्रेनियल नर्व मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसी में से एक जो हमारी 7वीं क्रेनियल नर्व है, जो हमारे कान के पास से ऐसे आते हुए हमारे फेशियल मसल्स को सप्लाई करती है। तो दोस्तों, यह एक मिक्स्ड नर्व है जिसका 2 फंक्शन है। एक, यह मोटर कंट्रोल करती है, मतलब आपके जो फेस के मसल्स है उसका मूवमेंट कंट्रोल करती है। और दूसरा, आपका जो टंग है, एंटीरियर 2/3 मतलब आगे का जो 2/3 हिस्सा है, उसमें टेस्ट सेंसेशन देने का काम करती है। चलिए बेल्स के सिम्टम्स के बारे में समझते हैं। जो बेल्स पॉल्सी होता है, सबसे पहला कंप्लेन लोगों का ये होता है कि मेरा फेस टेढ़ा होने लगा है,
मैं जब पानी पीता हूँ, जब गागल करने जाता हूँ, तो एक साइड से पानी गिर रहा है। तीसरा जो होता है दोस्तों, बोलते हैं कि मेरी आंखें बंद नहीं हो रही, पूरी तरह से मैं आइज़ को क्लोज़ नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं ये वाली मूवमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। चौथा जो कंप्लेंट है, बोलते हैं कि मुझे यहाँ पर इस एरिया में दर्द हो रहा है। कोई पेशेंट्स हेडेक का भी कंप्लेंट करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे आंखों से कंटिन्यूस पानी गिर रहा है। बहुत सारे दूसरे कंप्लेंट्स में लोग इनएबिलिटी टू टेस्ट भी कंप्लेन करते हैं कि उनको टेस्ट सेंसेशन नहीं आ रहा है। कोई बोलता है कि मुझे जॉ एरिया में पेन हो रहा है। सो ऐसे दोस्तों बहुत सारे सिम्टम्स बेल्स के केसेस में देखे जाते हैं। सो ये रही बात सिम्टम्स की। आइए जानते हैं बेल्स के कॉजेज़ के बारे में कि ये क्यों होता है। सो जनरली अगर आप देखें, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। मोस्टली दोस्तों एक कोल्ड वायरस है जिसका नाम हर्पेस सिम्प्लेक्स जोस्टर है, उसकी वजह से ईयर में इन्फेक्शन होता है। और क्योंकि हमारी जो फेशियल नर्व है कान के पास से ऐसे आती है, तो उसको अफेक्ट कर लेती है, वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से जो फेशियल मसल्स को वो नर्व सप्लाई करती है, उसका मूवमेंट बंद हो जाता है। बहुत सारे लोगों को मिडल ईयर इन्फेक्शन की वजह से भी आपको बेल्स पॉल्सी हो जाता है। अगर कान में इन्फेक्शन है, बहुत टाइम से आप उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक कॉज बन जाता है। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट जो हैं या जिसको ब्लड प्रेशर है, उनको भी बेल्स पॉल्सी हो जाता है। सार्कोइडोसिस करके जो बीमारी है फ्रेंड्स, वो जनरली अल्नार नर्व या पेरोनियल नर्व को इन्वॉल्व करती है, जो एक यहाँ पर होती है और एक पैरों में होती है। बट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उनको ही अफेक्ट करेगी, कभी कभी वो फेशियल नर्व को भी अफेक्ट कर देती है, तो उसकी वजह से भी कभी कभी बेल्स पॉल्सी हो जाता है। एक और कंडीशन है जिसको हम रामसे हंट सिंड्रोम बोलते हैं, जो वैरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से होता है। उसमें भी कुछ बेल्स के जैसे ही सिम्टम्स आते हैं, बट इसका जो रिकवरी टाइम है, अगर आप बेल से कंपेयर करें तो ये कुछ ज़्यादा ही रहता है। बहुत बार ये ऐसा भी होता है कि कभी कभी ये पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हो पाता है। क्लिनिकली आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, क्लिनिकली आप बता सकते हैं कि इनको बेल्स पॉल्सी हुआ है, बट बहुत बारी कुछ केसेस में हम लोगों को ब्रेन का एमआरआई करा लेना चाहिए, सीटी स्कैन और एमआरआई करा ही लेना चाहिए, टू रूल आउट कि ब्रेन में कुछ पैथोलॉजी तो नहीं है, ब्रेन में कोई ट्यूमर तो नहीं है। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, ब्रेन में से जो एक आर्टरी आती है, एंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी, वो फेशियल नर्व को ब्लड सप्लाई करती है। अगर वहाँ से कुछ इशू है तो भी आपको वो बेल्स लाइक सिम्टम दे सकता है। बहुत बारी अगर आपको ब्रेन से इन्वॉल्वमेंट होता है तो आपको लिम्स में, हाथों में, पैरों में भी सिम्टम्स आते हैं। सो वो एक तरह से कंफर्म कर देता है कि आपको बेल्स है या कुछ और इशू है। अगर आपको सिवियरिटी पता करनी है तो एक स्केल है फ्रेंड्स, जिसको हम हाउस एंड ब्रैकमैन स्केल बोला जाता है। हाउस एंड ब्रैकमैन जो है वो लॉस एंजलिस से बिलोंग करते हैं, और ये ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट बोला जाता है इनको। इन्होंने ही फर्स्ट पावर ग्रेडिंग सिस्टम बनाया था, जिसके बेसिस पे आज हम बेल्स पॉल्सी के ग्रेड्स के बेसिस पे हम सिवियरिटी बता सकते हैं। बांटा गया है। सो जो पहला ग्रेड है, पहला ग्रेड 1 इज़ नॉर्मल, कि आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, ना के बराबर सिम्टम्स है, हार्डली मतलब 1-2% कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, नॉर्मली समझिए आप। दूसरा जो हमारा ग्रेड है, उसमें थोड़ा माइल्ड डिसफंक्शन होता है, मतलब आईज़ वगैरह एकदम प्रॉपरली क्लोज होती है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत ऐसे ऑकवर्ड लगेगा कि मेरा फेस शायद एकदम प्रॉपर नहीं है। तीसरा ग्रेड है जो फ्रेंड्स, उसमें मॉडरेट डिसफंक्शन होता है, मतलब उसमें जब आप आईज़ क्लोज करने जाएंगे तो आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। चौथा जो ग्रेड है, जिसको हम मॉडरेट डिसफंक्शन बोलते हैं, उसमें आपको पूरा एक असिमेट्रिकल फेस दिखेगा, मतलब एक नॉर्मल दिखेगा, एक थोड़ा अबनॉर्मल दिखेगा, और खाली आइज़ में नहीं, दूसरे मसल्स में भी, जैसे नीचे के मसल्स में फक्सिनेटर हो गया, राइजोरियस हो गया, यहाँ पे हर जगह आपको थोड़ा चेंजेस दिखेंगे। पांचवा जो ग्रेड है फ्रेंड्स, उसको सीवियर डिसफंक्शन बोलते हैं, तो उसमें आपको आँख, जो पेशेंट होगा वो आइज़ को क्लोज नहीं कर पाएगा। आपका जब आप माउथ ओपन करेंगे तो माउथ एक तरह से टर्न करेगा, एक तरफ डेविएट करेगा। छठा जो ग्रेड होता है फ्रेंड्स, वो उसमें सिवियर डिसफंक्शन होता है। सिवियर डिसफंक्शन मतलब आपका थोड़ा बहुत भी मूवमेंट नहीं होगा ना, कोई भी मसल्स आपके प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे। आप रेस करने बोलोगे तो बिल्कुल नहीं होगा, नोज फ्लेयर करोगे तो बिल्कुल नहीं होगा, मतलब आपका मसल्स एकदम सीवियरली अफेक्टेड होगा उसमें। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में
जैसे ही ये सिम्टम्स आते हैं सो इमीडिएटली कोई भी इंसान पहले या तो जनरल फिजिशियन के पास जाएगा या फिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएगा। सो जनरली आप जब न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आपको कुछ मेडिकेशन दिए जाते हैं, उसमें स्टेरॉइड है जो आप प्रेडनिसोलोन या डेप्जा लेते हैं। आप स्टेरॉइड के साथ एक एंटीवायरल लेते हैं, साइक्लोविर बहुत कॉमनली यूज़ होता है। फिर आप उसके साथ मल्टीविटामिन्स वगैरह लेते हैं। कोई पेन का कंप्लेन करता है तो उनको नॉर्मली टूलो वगैरह या एंटी इन्फ्लेमेटरी कुछ दे दिया जाता है। आप आइज़ में थोड़ा इरिटेशन होता है तो उसमें आपको आई ड्रॉप भी दिया जाता है। अलॉन्ग विद दैट आपको बोला जाता है कि आप फिजियोथेरेपी कीजिए। जनरली जो बेल्स पॉल्सी है उसमें जो फुल रिकवरी है 80% रिकवरी 3 to 6 वीक्स में हो जाती है, बट कुछ केसेस में ये अप टू 3 मंथ्स भी जा सकता है। किसी किसी को 3 मंथ्स भी रिकवर होने में टाइम लग जाता है। सो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे मेरे डॉक्टर ने बोला है कि 10 डेज़ में ठीक हो जाएगा या 20 डेज़ में ठीक हो जाएगा। सो एक टाइम फ्रेम है दोस्तों, कैसा है आपके सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लग सकता है। सो कुछ भी विदिन 3 वीक्स to 3 मंथ्स वो टाइम में आप रिकवर हो जाते हैं। और बेल्स पॉल्सी की अच्छी बात यही है कि इसमें आपको फुल रिकवरी हो जाती है। जनरली अगर देखा जाए आपका जो टेस्ट है, जो टेस्ट चले जाता है, अगर वो 1 वीक के अंदर आ जाता है दैट मीन्स कि आपका रिकवरी अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ में कम्प्लीटली हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो मैंने आगे दिखाए हैं। साथ में फिजियोथेरेपी में PNF टेक्निक होता है जो आप क्लिनिक में जाके वो फिजियोथेरेपिस्ट जो भी कंसर्न फिजियोथेरेपिस्ट रहेंगे वो आपको करा देंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें आपको फिजियोथेरेपी क्लिनिक में जाना ही पड़ता है। वहाँ जाकर आपको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन लेना ही है, बिकॉज अगर ज़्यादा कुछ दिक्कत है तो आपको, अगर माउथ डेविएशन बहुत ज़्यादा है तो आप यहाँ पे काइनेसियो टेप लगा के डेविएशन को थोड़ा मिनिमाइज़ कर सकते हैं ताकि आप खाने पीने में थोड़ा आसानी हो सके। जनरली जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है वो IG या SF करंट दिया जाता है। अगर आपको सिम्टम्स बहुत सीवियर हैं तो IG करंट से स्टार्ट किया जाता है, और अगर सिम्टम्स थोड़े कम हैं तो आपको डायरेक्ट आप SF से स्टार्ट कर सकते हैं या फेराडिक स्टिमुलेशन आप ले सकते हैं। दोस्तों ये जितनी भी एक्सरसाइजेस मैं बताने जा रहा हूँ वो देखने में बहुत फ़नी लगती हैं। बहुत लोग आप लोग कमेंट भी करना चाहोगे कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन जिसको एक्चुअल में ये प्रॉब्लम होती है उसके लिए एक तरह से बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल एक्सरसाइजेस हैं। सो ये टोटल 14 एक्सरसाइजेस हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या करना है, दोनों आईब्रोज़ को रेज करना है ऐसे। और डेफिनेटली अगर आपको बेल्स है तो जो पर्टिकुलर साइड अफेक्टेड है वो ऊपर नहीं जाएगा, तो थोड़ा बहुत आप असिस्ट कर सकते हैं। अगर जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसमें आपको ये दोनों आईब्रोज़ है इसको पास में लाना है ऐसे, इसको फ्राउनिंग बोला जाता है ऐसे, दोनों को पास में लाना है। तीसरी जो एक्सरसाइज है उसमें आपको आँखों को बंद करना है, टाइटली बंद करना है। सो जो अफेक्टेड होगा डेफिनेटली उसमें थोड़ा आपको डिफ़िकल्टी होगी बंद करने के लिए, आप थोड़ा असिस्टेंस ले सकते हैं दूसरे हाथ का। चौथी जो एक्सरसाइज है उसमें आपको नाक को फ्लेयर करना है। पांचवी जो एक्सरसाइज है उसमें आपको ब्लो करना है या फिर आप बलून लेके उसको फुगा सकते हैं। सिक्स्थ जो एक्सरसाइज है वो स्माइल है। आप स्माइल करते हैं तो राइजोरियस मसल जो है वो एक्टिवेट होती है, तो आप स्माइल करते हैं। तो स्माइल करने में थोड़ा सा आप एक तरफ आपका फेस भाग सकता है, तो आप उसको बीच में लाके स्माइल कर सकते हैं। जो सेवेंथ एक्सरसाइज है वो टंग रोलिंग है। कुछ इस तरह से आपको करना है। फिर नेक्स्ट एट्थ एक्सरसाइज जो है वो विसल है। जैसे आप सीटी बजाते हैं वो उस तरह से आपको प्रयास करना है। नाइन्थ एक्सरसाइज जो है वो क्लेंचिंग टीथ है। 10th एक्सरसाइज जो है उसमें आपको लेटर A बोलना है, ए ए। 11th एक्सरसाइज में आपको E बोलना है, ई ई। 12th एक्सरसाइज में आपको O बोलना है, ओ ओ। एक्सरसाइज में आपको स्क्रंचिंग करनी है ऐसे। जो 14th एक्सरसाइज है उसमें मैं एडवाइस करूँगा कि आप एवरी टाइम जब पानी पीते हैं या जूस पीते हैं तो स्ट्रॉ यूज़ कीजिए कुछ इस तरह से।
चलिए अब जानते हैं क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सो जब आप बेल्स का ट्रीटमेंट लेते हैं, सो जिस भी क्लिनिक में आप जा रहे हैं, मतलब आप अगर घर के बाहर निकल रहे हैं तो आप ग्लासेस पहनिए, आप चश्मा लगा कर जाइए, कान में कॉटन प्लग्स रखिए। आप जब नहा रहे हैं, मुंह धो रहे हैं तो गर्म पानी ही यूज़ करें। चौथा जो है, खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, खट्टी चीज़ें अवॉइड करनी है आपका जब तक रिकवर नहीं हो जाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स ही लेनी है। डाइट्स के लिए आप मेरा साइटिका वाला वीडियो रेफ़र कर सकते हैं, सिमिलर डाइट्स आप ले सकते हैं, उसमें आपको रिकवरी होने में मदद मिलेगी। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो आपकी रिकवरी फास्ट होगी।